Hello students, my name is Jitinder Kaur and in this video we will learn second part of the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. इस चैप्टर का हाफ पोर्शन हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट में हम बाकी हाफ चैप्टर कवर करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ओरिएंटल व्यू ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज़ किया और यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट किया और इसके लिए वुड्स डिस्पैच लाया गया जिसमें इंग्लिश लर्निंग को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तर्क दिए गए और इसी के चलते यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। इस पार्ट में हम देखेंगे कि यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस लाए गए और इंडियन थिंकर्स के यूरोपियन लर्निंग के प्रति क्या विचार थे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ what happened to the local schools. In 1830, William Adams, Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. 1830 में विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे उन्होंने बंगाल और बिहार की डिस्ट्रिक्ट का सर्वेक्षण किया। He was asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. तो कंपनी के द्वारा उनको वर्नाकुलर स्कूल्स में एजुकेशन की प्रोग्रेस के बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। वर्नाकुलर क्या होता है? द वर्नाकुलर इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल इन अ रीजन और अ कंट्री। वर्नाकुलर वो लोकल लैंग्वेज होती है जो किसी कंट्री या रीजन के आम लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? ही फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख स्कूल्स इन बंगाल एंड बिहार। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा स्कूल हैं। स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद ओवर 20 स्टूडेंट्स ईच। तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें हर एक में 20 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वर ओवर 20 लाख। तो इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की जो टोटल संख्या है वो 20 लाख के आसपास है। दे वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और लोकल कम्युनिटी। तो इन पाठशालाओं को रिच पीपल और लोकल कम्युनिटी के द्वारा सेटअप किया गया है। इन दिस पाठशालाज नथिंग वॉज फिक्स। तो इन पाठशालाओं में कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं थी, कोई फिक्स फ़ी नहीं ली जाती थी उनसे, कोई भी वहाँ पे प्रिंटेड बुक्स नहीं यूज़ की जाती थी, स्कूल की कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं होती थी और सेपरेट क्लासेस भी हेल्ड नहीं की जाती थी। बेंचेस नहीं होते थे, चेयर्स नहीं थी और ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। कोई कॉल रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता था और कोई एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम भी नहीं होता था और कोई रेगुलर टाइम टेबल भी फॉलो नहीं किया जाता था। These classes were sometimes held under a banyan tree in the corner of a village shop or a temple or at Guru's home. तो ये जो क्लासेस लगाई जाती थी वो आमतौर पर किसी बनियान ट्री के नीचे या किसी गांव, दुकान या टेम्पल के कॉर्नर में लगाई जाती थी या फिर आमतौर पर गुरु के घर पे ही ये क्लासेस लगती थी। उनका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होता था? फ़ी वॉज डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। तो जो फ़ी होती थी वो पेरेंट्स की इनकम के ऊपर डिपेंड होती थी। जैसे द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर वन। तो रिच पेरेंट्स को ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती थी और पुअर पेरेंट्स को कम फीस पे करनी पड़ती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ द गुरु टॉट। कि इन पाठशालाओं के अंदर जो गुरु होते थे वो कैसे पढ़ाते थे। द टीचिंग वॉज ऑरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच। टीचिंग ऑरल होती थी और गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है। दे टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो जो गुरु होते थे वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर सेट टुगेदर एट वन प्लेस। सभी बच्चे एक जगह पर एक साथ मिलकर बैठते थे। गुरु इंटरेक्टेड विद देम सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो जो गुरु होते थे उनके कुछ ग्रुप्स बना लेते थे और सबके साथ सेपरेटली इंटरेक्ट करते थे। देयर वर नो स्कूल्स ऑन द हार्वेस्ट टाइम एंड रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड्स। तो जब हार्वेस्ट टाइम आता था, कटाई का समय होता था, उस टाइम पे जो रूरल चिल्ड्रन होते थे वो खेतों में काम करते थे, तो उस टाइम पे पाठशालाओं को बंद कर दिया जाता था। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्स। तो जब फसलों की कटाई का काम पूरा हो जाता था
तो इन पाठशालाओं को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। After 1854, company decided to improve the system of vernacular education. तो जो अभी हम वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम पढ़ के आए हैं, 1854 के बाद कंपनी उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोचती है। हाउ डिड दे डू दिस? अब वो ये सब कैसे करते हैं, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं? अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स वर अपॉइंटेड, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग फॉर 5 स्कूल्स। तो बहुत से जो गवर्नमेंट पंडित थे उनको अपॉइंट किया जाता है और हर एक पंडित को 4-5 स्कूल का इंचार्ज बना दिया जाता है। Their work was to visit the schools and try to improve the standard of teaching. इन पंडित का काम होता था कि इन स्कूल्स को विजिट करना है और वहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है उसको इम्प्रूव करना है, उसमें सुधार लाना है। Each and every guru was asked to submit periodic reports एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। तो सब गुरु को क्या करना होता था, एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उनको क्लासेस लेनी होती थी। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स। अब जो टीचिंग थी वो टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड हो गई थी, टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग ही टीचिंग की जाती थी। एनुअल एग्जाम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब वार्षिक परीक्षाएं ली जाती थी। स्टूडेंट्स वर नाउ आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस। तो अब स्टूडेंट्स को रेगुलर फीस पे करने के लिए कहा गया, उनको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा गया और उनकी सीट्स फिक्स कर दी गई थी और उनको वहीं बैठने के लिए बोला गया। ऑबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के जो नए नियम बनाए गए थे, अब स्टूडेंट्स को उन रूल्स को भी फॉलो करना था। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जिन पाठशालाओं ने इन न्यू रूल्स को एक्सेप्ट किया था तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, उनको ग्रांट्स दी जाती थी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जिन पाठशालाओं ने गवर्नमेंट के न्यू रूल्स को एक्सेप्ट नहीं किया था उनको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता था। Next topic is the agenda for national education. The British officials were not the only people thinking about education in India. तो ब्रिटिशर्स ही अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो इंडिया में एजुकेशन के बारे में सोचते थे। From the 19th century, many thinkers were impressed with the developments in the Europe. तो 19th century से ही बहुत से थिंकर जो थे वो जितने भी यूरोप में डेवलपमेंट हो रहे थे उनसे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस थे। Some Indians felt that Western education would help modernize India. तो कुछ इंडियन थिंकर का ये सोचना था कि जो यूरोपियन एजुकेशन है वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर सकती है। They urged the British to open more schools, colleges and universities. तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने के लिए आग्रह किया। There were some other Indians who were against western education. इसी के साथ कुछ और थिंकर्स थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर 2 such persons. तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इन्हीं लोगों में से थे। नेक्स्ट टॉपिक, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। तो गांधी जी का मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। Mahatma Gandhi urged that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. तो महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है उसने इंडियन लोगों के मन में एक हीनता की भावना पैदा कर दी है। It made them see Western civilization as superior and destroy the pride they had in their own culture. इसने उनको ऐसे बना दिया है कि वो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर मान रहे हैं, सबसे अच्छी मान रहे हैं और जो उनके मन में अपनी सिविलाइजेशन के लिए, अपने कल्चर के लिए जो प्राइड था वो ख़त्म हो चुका है। इंडियन एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल्स। तो गांधी जी ये सोचते थे कि जो लोग जो इंडियन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं उन्होंने ब्रिटिश रूल को एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना स्टार्ट कर दिया है। ही वांटेड एन एजुकेशन दैट
could help Indians to recover their self respect. तो वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जो इंडियन लोगों को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा से रिकवर करने में हेल्प कर पाए. During national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show that Indians were no longer willing to be enslaved. तो नेशनल मूवमेंट के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को ये बोला कि आप लोग जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बायकॉट कर दो और ब्रिटिशर्स को ये दिखा दो कि अब हम उनके और गुलाम नहीं रहना चाहते हैं. He strongly felt that Indian language is out to be the medium of teaching. तो गांधी जी चाहते थे कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वही टीचिंग का मीडियम होना चाहिए. He said that simply learning to read and write by itself did not count as education. तो गांधी जी का मानना था कि सिर्फ पढ़ना और लिख लेना सीख लेना ही एजुकेशन नहीं है. People had to work with their hands, learn art and craft. लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना होगा, उनको शिल्प और कला सीखनी होगी. They had to know how different things are operated. उनको इस चीज़ के बारे में सीखना होगा कि अलग अलग चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं. This would develop their mind and their capacity to understand. इससे उनका जो माइंड है वो डेवलप होगा और उनकी जो समझ है वो विकसित होगी. Tagore's Abode of Peace. Rabindranath started the institution Shanti Niketan in 1901. 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया. एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. तो जब टैगोर बच्चे थे तो वो स्कूल जाने से नफरत करते थे. द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग. तो स्कूल उनके लिए एक जेल की तरह होता था जहाँ पर वो सब नहीं कर सकते थे जो वो करना चाहते थे. ऑन ग्रोइंग अप ही वॉन्टेड टू सेटअप स्कूल. तो जब रविंद्रनाथ टैगोर बड़े हुए तो वो एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहाँ पर वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी, जहाँ पे बच्चा खुशी महसूस करे. वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पर वो फ्री हो, आज़ाद हो और वो सब कर सके जो वो करना चाहता है. वेयर शी कुड एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर्स, जहाँ पे वो अपने विचारों को अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर कर सके. He thought that creative learning could be encouraged only in the natural environment. तो उनका मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है उसको केवल हम नेचुरल इन्वायरमेंट में ही इनकरेज कर सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं. So he chose to set up his school 100 kilometer away from Calcutta in rural setting. तो इसलिए उन्होंने अपना जो स्कूल बनाया था वो कैलकटा से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण इलाके में उसको सेटअप किया. ही सॉ दिस स्कूल एज अबॉर्ड ऑफ पीस. तो वो इस स्कूल को एक शांति निकेतन के तरह देखते थे. इन मैनी सेंस टैगोर एंड गांधी जीज थॉट अबाउट एजुकेशन वर सिमिलर. तो बहुत से मामलों में गांधी जी और टैगोर के जो एजुकेशन के बारे में विचार थे वो सेम थे. बट देयर वर डिफरेंसेस टू. लेकिन उनमें बहुत से अंतर भी थे. कैसे? गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वॉरशिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी. जो गांधी जी थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बहुत बड़े आलोचक थे और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या करती है, मशीन्स और टेक्नोलॉजी की जो वॉरशिप करती है वो उसकी भी आलोचना करते थे. But Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw best with Indian tradition. लेकिन टैगोर क्या चाहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको इंडियन ट्रेडिशन के साथ मिला दिया जाए. He emphasized the need to teach science and technology at Shanti Niketan along with art, music and dance. तो इसीलिए वो क्या चाहते थे कि शांति निकेतन के अंदर आर्ट, म्यूज़िक और डांस के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की भी स्टडी कराई जाए. मैनी थिंकर्स वर थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी मॉडर्नाइज्ड. तो इन दोनों के अलावा और भी बहुत से थिंकर्स थे जो सोच रहे थे कि नेशनल एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, कि हम क्या कर सकें, इसको किस तरह मॉडर्नाइज कर सकें.
सम वांटेड चेंजेस विद द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। तो कुछ थिंकर्स ऐसे थे जो ये सोचते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने सिस्टम इस्टेब्लिश किया है हमें उसमें ही बस थोड़ा बहुत चेंज ले आना चाहिए। सम अदर्स थॉट दैट अल्टरनेटिव सिस्टम्स भी क्रिएटेड। लेकिन वहीं कुछ और थे, दूसरे थिंकर्स थे जो ये सोचते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए और नए सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए। द डिबेट अबाउट व्हाट नेशनल एजुकेशन आउट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो डिबेट थी कि जो नेशनल एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन आज़ादी के बाद भी जारी रहा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।